मूवी का आगाज होता है एक आदमी से जिसका नाम पीटर विलियम्स है। वो अपने घर की बालकनी पर खड़ा नीचे सड़क की तरफ देख रहा है। उसकी आंखों में घबराहट और चेहरे पर खौफ है। वो पीछे मुड़कर अपनी बीवी की तरफ देखता है और फिर अचानक वो नीचे कूद जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम जोको है वो प्रोफेशनली एक केयर वर्कर है और इसी जॉब की वजह से उसे एक बूढ़ी अमेरिकी औरत की देखभाल के लिए उसके घर भेजा गया। इस औरत का नाम एमा विलियम्स है। योको इस औरत के घर दाखिल होती है। वो बूढ़ी औरत से बात करती है लेकिन वो औरत उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। योको घर की सफाई करना शुरू कर देती है और फिर योको को सफाई करते वक्त ऊपर की मंजिल पर बने हुए एक कमरे से अजीब सी आवाज आती है। योको इस आवाज को सुनकर ऊपर जाती है और उस कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकलने लगती है तो एक स्याह साया उस पर हमला कर देता है और दरवाजा बंद हो जाता है। इधर दूसरी तरफ एक लड़की कैरन अपने बॉयफ्रेंड डॉग के साथ टोक्यो के एक अपार्टमेंट में रहती है। डॉग स्टडी करता है जबकि कैरन एक सोशल सर्विस सेंटर में केयर वर्कर के तौर पर काम करती है। इसका काम बूढ़े या बीमार लोगों के घरों में जाना, उनकी देखभाल, सफाई, दवाई वगैरह के लिहाज से उनकी मदद करना है। कैरन दफ्तर पहुंचती है तो वहां उसे पता चलता है कि योको आज नहीं आई और किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ है। दफ्तर का सुपरवाइजर कैरन से कहता है कि क्या तुम आज योको की जगह जा सकती हो। कैरन थोड़ा सोचने के बाद मान जाती है तो उसे ये बताया जाता है कि एक बूढ़ी औरत के घर जाकर उसकी देखभाल करनी है और फिर कैरन को उस बूढ़ी औरत के घर का एड्रेस दे दिया जाता है। कैरन इस पते पर पहुंचती है तो घर बाहर से आम सा लगता है मगर कैरन जिस वक्त घर के अंदर दाखिल होती है तो उसे ये घर बहुत ही अजीब, पुरस्कार और बेहद खामोश लगता है। वो मिस एमा विलियम को पुकारती है मगर इसे कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन जब वो अंदर आती है तो देखती है कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। वो उनसे कहती है कि वो उनकी मदद के लिए आई है मगर वो फिर भी कोई जवाब नहीं देती। कैरन अपना काम स्टार्ट कर देती है। वो एमा की देखभाल करती है। घर की सफाई करते हुए ऊपर वाले पोर्शन से अजीब सी आवाज आती है। पहले तो वो इसे इग्नोर करती है मगर जब आवाज दूसरी बार आती है तो वो ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जाती है। वहाँ एक कमरा जिसका दरवाजा टेप्स लगाकर बंद किया गया था। वो उन टेप्स को उतार कर डरते हुए अंदर दाखिल होती है तो अंदर अंधेरे में एक ब्लैक बिल्ली और एक बच्चा नजर आता है। इस बच्चे की आंखों में अजीब सा खालीपन और वीरानी थी। वो कुछ नहीं बोलता। कैरन को वहाँ एक डायरी मिलती है। वो डायरी जापानी जुबान में लिखी होती है। कैरन को इस डायरी में क्या लिखा हुआ है कुछ समझ नहीं आता। इतने में वो बच्चा जिसका नाम तोशियो था खड़ा हो जाता है। कैरन खौफजदा होकर पीछे हटती है तो वो बच्चा दरवाजे की तरफ जाता है और फिर एकदम से गायब हो जाता है। कैरन तेजी से बाहर की तरफ निकलती है। वो भागकर नीचे आती है। एमा अब भी कुर्सी पर बैठी है। उसकी नजरें सीढ़ियों पर जमी हुई हैं। ऐसे लगता है कि वो वहाँ किसी अनदेखी चीज को देख रही है। और यहीं पर मूवी में एमा के माजी को दिखाया जाता है जब एमा अपने बच्चों के साथ इस घर को खरीदने आई थी। वो सब बहुत पुरसकून और खुशहाल नजर आ रहे थे। वो जापानी रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू इस घर तक आए थे। वो आदमी उन्हें घर दिखा रहा था कि जब वो लोग घर देख रहे थे वो आदमी बाथरूम की तरफ जाता है। बाथरूम का टब पानी से भरा हुआ देखकर नलका बंद करने के लिए जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है कि टब के अंदर से एक और हाथ निकलकर उसे भी टब के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। वो आदमी बहुत मुश्किल से खुद को बचाकर बाहर आता है लेकिन वो इस बात का जिक्र एमा और उसकी फैमिली से नहीं करता। एमा और उसकी फैमिली जब यहाँ शिफ्ट होते हैं तो जेनिफर जो कि एमा की बहू थी अपने कमरे में लेटी हुई थी कि उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है। वो समझती है कि मैथ्यू होगा। मैथ्यू जो कि एमा का बेटा और जेनिफर का शोहर था। जेनिफर जैसे ही ऊपर जाती है इसे एक औरत बहुत ही खौफनाक हालत में नजर आती है। जेनिफर चीखती है और नीचे आ जाती है। मैथ्यू जो कि अपने ऑफिस से वापस आता है तो जेनिफर इसे कहीं नजर नहीं आती। वो अपनी माँ से पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो अपने कमरे में होगी। मैथ्यू अपने कमरे में जाकर देखता है जेनिफर लेटी होती है। वो उसे पुकारता है मगर जेनिफर उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और फिर कमरे में एक स्याह घोस्ट उन पर अटैक कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि कैरन एमा से इस डायरी और कमरे में नजर आने वाले बच्चे के बारे में पूछती है तो उसी वक्त कैरन को एक बहुत ही खौफनाक औरत का साया नजर आता है। कैरन खौफ के मारे बेहोश हो जाती है। कैरन जिस कंपनी के थ्रू एमा के घर आई थी, कैरन के वापस न जाने की वजह से कंपनी का सुपरवाइजर एमा के
घर खुद आ जाता है और कैरन के बेहोश होने और एमा के किसी भी सवाल के जवाब ना देने पर वो पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस और एम्बुलेंस के आने पर कैरन को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। और उधर जब पुलिस घर की छानबीन करती है तो उन्हें एक कमरे में मैथ्यू और उसकी बीवी जेनिफर की लाश बहुत ही खौफनाक हालत में मिलती है। इधर जब हॉस्पिटल में कैरन को होश आता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेटर कैरन से पूछगिछ करता है तो कैरन ने जो कुछ देखा वो उस पुलिस वाले को सब कुछ बता देती है। तो वो पुलिस वाला जिस तरह कैरन से सवाल कर रहा था ऐसा लगता है कि जैसे वो उस घर के बारे में काफी कुछ जानता है। पुलिस वाला जाते हुए कैरन को एक तस्वीर देकर जाता है। इस तस्वीर में एक बच्चा भी था जिसका नाम तोशियो था और ये के तोशियो आज से तकरीबन 3 साल पहले ही मर चुका है। ये बात वो पुलिस वाला कैरन को बताकर वहाँ से चला जाता है और जब कैरन इस बच्चे की तस्वीर देखती है तो बहुत ही ज्यादा परेशान और खौफजदा हो जाती है क्योंकि ये उसी बच्चे की तस्वीर थी जिसको कैरन ने एमा के घर में देखा था। इतने में इन्वेस्टिगेटर एगाराशी हॉस्पिटल में आता है और पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो मैथ्यू की बहन सुजैन के अपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे मगर सुजैन वहाँ नहीं थी और ये कि इसका अपार्टमेंट अंदर से लॉक था मगर सुजैन का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस हादसे से एक दिन पहले सुजैन अपने ऑफिस में छुट्टी के वक्त जब घर जाने लगती है तो उसे मैथ्यू की कॉल आती है। जब वो कॉल रिसीव करती है मगर कॉल करने वाला मैथ्यू नहीं बल्कि कोई बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सुजैन फोन बंद कर देती है। इतने में इसे सीढ़ियों में एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक शैडो नजर आता है। वो डर कर अपने ऑफिस में वापस भाग जाती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर सिक्योरिटी कैमरों की फुटेजेस चेक करती है तो उसे एक काला स्याह साया नजर आता है। वो डर के मारे फौरन अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। दरवाजे को अंदर से लॉक करके जैसे ही सोने के लिए लेटती है वो खौफनाक औरत का भूत उस पर हमला कर देता है और सुजैन वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर कैरन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही अपने अपार्टमेंट में आकर नहा रही थी तो उसके बालों में से किसी और का हाथ निकलता है। कैरन एकदम से बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि इन्हीं दिनों कैरन को सफेद चेहरे और वीरान आंखों वाली शैतानी साया हर जगह नजर आता है। और उधर दूसरी तरफ कैरन का बॉस सोशल सर्विस सेंटर का मालिक जब ऑफिस से छुट्टी के वक्त सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसे एक लड़की नजर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में थी। जब वो लड़की कैरन के बॉस की तरफ अपना रुख करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो योको थी, लेकिन इतने खौफनाक और कटे फटे चेहरे के साथ कि इसका बॉस इसे देखते ही खौफ से चीख पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि कैरन इंटरनेट पे तोशियो के बारे में जब रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि तोशियो कायाको और ताकियो साइकी का बेटा था। ताकियो ने अपनी बीवी कायाको और बेटे ताशियो को 2001 में खत्म कर दिया था। उन दोनों को खत्म करने के बाद ताकियो ने खुद को भी खत्म कर लिया था। इसी पेज पे कैरन को नीचे पेटर नामी एक आदमी की तस्वीर नजर आती है। ये वही आदमी था जो कि हमें मूवी के शुरू में अपने अपार्टमेंट से कूदकर खुद को खत्म करते हुए नजर आया था। कैरन पेटर की वाइफ से मिलती है तो वो उसे पेटर की कई तस्वीर दिखाती है। जब कैरन इन तस्वीर को देख रही थी तो उसने देखा कि पेटर की हर तस्वीर में कायाको भी जरूर खड़ी थी लेकिन बहुत ही अफसुर्दा हालत में। कैरन को ये बात बहुत ही अजीब लगती है। तभी वो पुलिस इन्वेस्टिगेटर के पास जाती है। इन्वेस्टिगेटर इसे बताता है कि ताकियो ने अपनी बीवी और बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से खत्म किया था। तब से ये घर हॉन्टेड है और जो भी इस घर जाता है वो जिंदा नहीं बचता। और ये कि इस घर की बदरूह से छुटकारा पाने के लिए उस घर की हर चीज को खत्म कर दिया जाए, इसी तरह वो बुरी आत्माएं भी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद वो पुलिस इन्वेस्टिगेटर खुद ही इस घर को जलाकर खत्म करने के लिए उस घर की तरफ रुख करता है और उस घर में जाते ही हर तरफ पेट्रोल छिड़क देता है कि इतने में उसे बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उन्हीं आवाजों को सुनते हुए बाथरूम की तरफ जाता है तो ताशियो की रूह उसे टब में जबरदस्ती डुबोकर खत्म कर देती है। और फिर कैरन जब अपार्टमेंट पहुंचती है तो उसे फोन मैसेज से ये पता चलता है कि इसका बॉयफ्रेंड इसे ढूंढता हुआ उसी घर पहुंच गया है। कैरन उसे बचाने के लिए फौरन उस घर पहुंचती है तो उसे वहां पेटर और तोशियो की रूह नजर आती है और साथ ही कायाको की वो डायरी जो कैरन को शुरू में मिलती है। तो उससे हमें पता चलता है कि कायाको अपने कॉलेज डेज से ही अपने प्रोफेसर पेटर से मोहब्बत करती थी और इसी डायरी में उनके बारे में लिखती थी। मगर कायाको के शोहर ताकियो को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ही बुरी तरह से अपनी बीवी को अपने बेटे के सामने ही खत्म कर देता है और फिर बाद में अपने बेटे और उसकी काली बिल्ली को भी खत्म कर देता है और उसके बाद खुद को भी खत्म कर देता है। और फिर चंद दिन बाद पेटर जब कायाको से मिलने उसके घर आता है तो वहाँ उनकी डेड बॉडीज को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कायाको जो कि उस वक्त तक बदरुख बन चुकी थी उसी के जेरे असर पेटर अपने घर
वापस जाता है और उसी कर्ज की वजह से खुद को खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद एम्मा की फैमिली और पुलिस इन्वेस्टिगेटर भी खत्म हो चुके थे। और फिर हम कैरन और डॉग को देखते हैं और साथ ही कायाको सीढ़ियों से रेंगती हुई नीचे की तरफ आती है और डॉग पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। और इससे पहले कि वो कैरन पर हमला करती, कैरन ने इस घर को आग लगा दी थी। आपको ये मूवी कैसी लगी? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक द रिंग मूवी नहीं देखी तो वो मूवी मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, देखना ना भूलिएगा। हमारे चैनल रिव्यू तो बनता है को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।